अभी के नेताओं की सोच जो है विकास की, वो है सिर्फ ठेकेदारी। मेरा ये कहना नहीं कि भौतिक विकास नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए, रोड रस्तों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए गरज है। पर ये किस किताब में लिखा है कि हम अगर बड़े बड़े काम करते हैं, हमने 10 करोड़ के काम ला लिए, हमने सामान्य आदमी की बात नहीं सुनना चाहिए, ये ऐसा कहाँ लिखा है? नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस समय हम हैं रविकांत बोपचे उर्फ गुड्डू बोपचे के साथ में, जो 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वहां पे कुछ मतों से उनका पराजय हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे, जहां विचारधारा की बात आती है, पक्ष की विचारधारा, जैसे कांग्रेस की विचारधारा अलग है, भाजपा की विचारधारा अलग है, और इस बीच में आपने निर्णय एकदम से भाजपा को छोड़ते हुए, यानी भाजपा को छोड़े यानी विचारधारा को छोड़ने वाली बात आती है। तो आप ये विचारधारा को छोड़ते हुए एकदम से कांग्रेस पक्ष यानी राष्ट्रवादी पक्ष से आपने टिकट ले लिए और इलेक्शन लड़े, तो इस बीच में विचारधारा कहाँ गई? मुझे लगता है एक दशक, थोड़ा पहले, दशक बोलने की बजाय ये थोड़ा पहले, यानी 10 साल 15 साल के पहले तक का बीजेपी और आज की बीजेपी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब डॉक्टर बोपचे साहब जो विधायक हुआ करते थे, ये जो किसानों के मोर्चे निकाला करते थे, मतलब मैं उस जमाने में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि बोपचे साहब वगैरह ने जब बीजेपी का निर्माण के समय के लोग हैं, वो टीमें पूरी, चाहे डॉक्टर कुशाल बोपचे साहब होंगे, लक्ष्मणराव मानकर गुरुजी होंगे, जिनके नेतृत्व में से पले बड़े हुए हैं राजनीति में, महादेवराव शिवनकर जी होंगे, श्यामराव काकवते होंगे, रामभाऊ आसवले होंगे, चाहे हेमकृष्ण काकवते होंगे, ऐसे अनेक नेता इस विदर्भ के, नागपुर से विनोद गुर्दे पाटिल होंगे, अरुण भाऊ अड़सड़ होंगे। तो ये सारी जो टीम विदर्भ की माननीय लक्ष्मणराव जी मानकर इनके जमाने में खड़ी हुई थी, इस टीम ने, ये सब बहुजन के चेहरे थे। और उस टाइम पे क्या हुआ, इन लोगों ने बीजेपी का जो नाम हुआ करता था, ये किसानों की पार्टी करके हुआ करता था। हर किसान के मुद्दे पे मोर्चे निकालते थे, हर किसान के मुद्दे पे मोर्चे निकालते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का इमेज मध्यम वर्गीय किसान की पार्टी ऐसा हुआ करता था, बराबर है। पर आप आज फर्क नहीं देख रहे क्या कि 2014 के पहले हमने भी, नरेंद्र भाई मोदी जी जब चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार करके घोषित हुए, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ, बहुत बड़े नेता है, मेरी लायक ही नहीं कि उनके बारे में बोलूँ मैं, बट हमने भी उनके बारे में जब सोशल मीडिया पर प्रचार की कि उन्होंने जो बात बोली थी कि अगर मैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी तो किसानों को उनके इसको फसल को 2.5 पट मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा था कि सिलेंडर जो 400 का है महंगा हो रहा है, हम उससे कम करेंगे। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के रेट 50-60 के पार हो गए, हम उसमें कम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम साल के 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम इस देश में 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, हम इस देश में मेट्रो रेल चला देंगे। कहाँ गई तुम्हारी बुलेट ट्रेन कहाँ गई? तुम्हारे इस देश में 2 करोड़ नौकरियों के हिसाब से तो अभी 9 साल हो गए, 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी, जो इम्पॉसिबल टास्क है सिर्फ। और बाद में उन्होंने बोला भी गया कि वो तो चुनावी जुमले थे करके। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि वैचारिकता की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ गया फिर वैचारिकता? तुमने मतलब मेरे को ये बताना है कुल मिला कि विचारधारा ना तो उनकी बची है ना किसी की बची है। इसलिए अब ऐसी नेता के साथ में काम करो जो एक विजनरी लीडरशिप जिसकी होती हो। जैसा भाजपा में भी है ना विजनरी लीडर, गडकरी साहब एक अच्छे नेता है, ही इज अ विजनरी लीडर। वो अच्छा काम करते, उनका काम देश में बोल रहा है आज, तो अच्छे है तो अच्छे। इधर आएंगे आप, वहां एनसीपी में आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब विजनरी लीडर है। आज वो जिले की में उन्होंने नींव रखी है, जैसे अदानी का प्रकल्प लाया है उन्होंने, लोग उसको सिर्फ कितने लोग नौकरी पे लगे, अरे जितने भी लगे तो सही ना, 1000, 2000, 3000 जितने भी लोग नौकरी पे लगे, आज जिले में अनेकों को रोजगार मिला और नौकरी पे लोग लगे। पर सिर्फ नौकरी तक हम क्यों देख रहे हैं? अगर अदानी प्रकल्प ही नहीं आता तो धापेवाड़ा नहीं बनता। धापेवाड़ा सिंचन के गेट खोलने के लिए यहाँ के जो स्थानिक नेता लोग आते हैं बीजेपी के, वो गेट तो तब खोल पाते ना जब प्रफुल्ल भाई पटेल साहब ने अदानी लाया यहाँ पे। और अदानी लाया ऐसे धापेवाड़ा बना, धापेवाड़ा का टप्पा 1, टप्पा 2, टप्पा 3, इसका पानी यहाँ पहुंचना चाहिए, उसका वहां मतलब इनडायरेक्टली रोजगार कितने को मिला ये विषय नहीं है। पर धापेवाड़ा उपसा सिंचन बनने के कारण, पानी रोकने के कारण किसानों को भी तो पानी मिल रहा है ना। तो ये बड़ा मुद्दा है इसका। तो जो विकास के साथ में काम करेगा हम उसके साथ में जुड़ गए। उधर गडकरी साहब के साथ में थे, हमने विचारधारा धर्म की छोड़े, हमने विचारधारा विकास की पकड़े, बस सवाल है। यानी आपका ये बोलना है कि विचारधारा तो अब रही नहीं, बात है विकास की। अगर जो विकास करता है और जनता का काम करता है तो उसके साथ काम करने में और उस पक्ष से चुनाव लड़ने में कोई बात नहीं है। और आप जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था?
मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया ना, मुझे जनता की सेवा करनी है। जनता की सेवा मतलब देखो, हर नेता अपने भाषण में यही बोलता है कि मुझे राजनीति में आना है, मुझे जनता की सेवा करना है, मैं फलाना करूंगा, मैं ठिकाना करूंगा। पर एक्चुअल में अभी के नेताओं की गलतफहमी ऐसी है कि उनको लगता है कि समाज की सेवा करना मतलब सरकार से 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का फंड लाना, 25-15 के काम लाना, 30-54 के काम लाना और कामों को स्प्लिट आउट करके उसके वर्क ऑर्डर निकालना और ठेकेदारों को पालना, 15%, 12% कमीशन लेना। तो इसको तो वो विकास कहते हैं। तो फिर आप जनता के अलग क्या करना चाहोगे? क्योंकि ये तो काम करते हैं और ये सब आपने देखे हैं, हमने भी देखे हैं कि ये विकास के काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन आप सामान्य जनता के लिए क्या करते हो और क्या किए हो? और हमने सुना है कि आप अभी विधायक नहीं हो, फिर भी आप जनसामान्य लोगों की समस्या को सुनते हो और उसका समाधान भी करते हो। तो आपका पैटर्न क्या है? किस रीति से आप काम करते हो? आपका तरीका क्या है काम करने का? बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं अभी कोई विधायक नहीं हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ, मैं जेपी मेंबर नहीं हूँ, मैं सभापति नहीं हूँ। पर मैंने आपको कहा ना, मुझे जन सेवा करना की बात थी, तो मैं दोनों को कंपेयर कर रहा था कि अभी के नेताओं की सोच जो है विकास की, वो है सिर्फ ठेकेदारी। मेरा ये कहना नहीं कि भौतिक विकास नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए, रोड रास्तों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए गरज है। पर ये किस किताब में लिखा है कि हम अगर बड़े बड़े काम करते हैं, हमने 10 करोड़ के काम ला लिए, हमने सामान्य आदमी की बात नहीं सुनना चाहिए, ये ऐसा कहाँ लिखा है? आप अगर बड़े बड़े कामों के साथ साथ में ये भी चीज कर सकते हैं। मुझे प्रमोद महाजन जी की बीजेपी की एक बात याद आती है, हमेशा मैं उस बात के ऊपर ही काम करता हूँ। उन्होंने कहा था, जब हम युवा मोर्चा में काम करते थे तो कई बार उनको हम सुनते थे कि हमारे यहाँ पे हमारे जो नेता है, इनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि जब वो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो सरकार का जो पेमेंट मिलता है, तुमने विधायक ने एक पीए रखना सीख करके, तो विधायक के पीए में से भी आधी पीए की पगार वो खुद आमदार खासदार पकड़ते हैं। जबकि होना ऐसा चाहिए कि वो जो पेमेंट मिलती है उस सैलरी में 2 कर्मचारी रखना चाहिए जनता की सेवा के लिए, और अपनी जो सैलरी मिलती है उसमें से 2 अगर लोग कर्मचारी रख सकते हैं तो हम जनता का काम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा काम बढ़ता है, हमको जब काम का व्यापकता बढ़ानी पड़ती है, तो हम ये बात बोल के करने नहीं कर सकते कि मैं मीटिंग के लिए मुंबई नहीं जाऊँ क्या, समिति की मीटिंग को दिल्ली नहीं जाऊँ क्या, मेरे को और तो काम जाना पड़ता है। लोगों ने तुमको ये नहीं कहा है कि तुम मुंबई मत जाओ, दिल्ली मत जाओ। लोग कहते हैं कि तुम जाओ और तुम्हारा यहाँ पे यूनिट रखो लोगों की सुनने के लिए। तुम ऑफिस नहीं खोल सकते, वहां 4 लोग बिठा नहीं सकते क्या? वो होना चाहिए। तो प्रमोद क्या कहता है कि जब जैसा जैसा काम बढ़ता है वैसा हिसाब से तुम्हारे साथ में काम कर रहे लोग भी बढ़ने चाहिए। और जिन जिन लोगों ने ये फॉलो किया है, काम बढ़ने के बाद लोग बढ़ाए हैं अपने नीचे काम करने वाले, वो आज सक्सेस लेता हुए हैं, या सक्सेस कर्मचारी हुए, या सक्सेस अधिकारी बने हैं, या उनका काम सक्सेस हुआ है, सक्सेस बिजनेसमैन हुआ है। सोच को बड़ी रखना चाहिए। अगर हमारा काम बढ़ता है तो हमारे हाथ के नीचे काम करने लोग भी बढ़ने चाहिए। तो आप किस रीति से फिर काम करते हो? जो अभी सोशल वर्क करते हो, समाज सेवा करते हो, तो आप किस रीति से करते हो? मैं, जैसा कि मैंने चुनाव में कहा था कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मैं लोक सेवा में मैं काम करता रहूंगा। और मैं जैसे चुनाव हारा 2019 का, मैं 15 दिन मैंने शोक व्यक्त किया, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूं। मुझे भी बुरा लगा कि मैं इतना दिन से 15-20 साल से काम कर रहा हूँ। मैं जनता के बीच में गया, मुझे जनता ने रिजेक्ट करी, और वो नाराजगी को मैंने बहुत दिन तक अपने मन में रखा नहीं। कि मैंने कहा मैंने चुनाव हारा, मैं ये तो बहुत आसानी से बोल पा रहा हूँ, पर मैं ये बात की खुशी मैंने मनानी चाहिए कि आधी रात को जाके मैंने चुनाव लड़ने के बाद में भी जनता ने मुझे 52,000 मतदान दिया है। तो ये जो 52,000 मतदान जो उन्होंने मुझे दिया, वो कहाँ जाएंगे? उनका नेता तो मैं ही हूं ना, सही कि नहीं? तो उन लोगों के लिए मुझे फील्ड में आना पड़ेगा। और मैंने कमिटमेंट भी किया था, मैं चाहे चुनाव हारूं चाहे जीतूं, तो मैंने मैदान में रहना चाहिए। तब मेरे नागपुर, मैं यहाँ से नाराज होकर नागपुर चला गया था। मैं वहां से आया, मैंने हमारे नेता आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने मुझे फोन करके सांत्वना दिया, गुड्डू जो हुआ हो गया बेटा, अभी इतना नाराज होकर नहीं चलता, देखो काम करते रहो, काम का लोग पावती देते हैं, और हम है ना पीछे, कोई अब तुम्हारी उम्र थोड़ी हो गई है। इसलिए मैं रो रहा था थोड़ा, उनका फोन आया था तो उन्होंने मुझे सांत्वना दिया कि रोने की गरज नहीं है, हम सब खड़े बेटा आपके पीछे, आप काम करो, आने वाला टाइम आपका आएगा और पार्टी आपके पीछे खड़ी, कंप्यूटर से खड़ी एकदम, आप चिंता मत करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जैसे फादर होते ना, किसी के पिता होता है, वो बोलता है कि ये डरने की गरज नहीं है, पार्टी खड़ी है तुम्हारे पीछे, बिल्कुल नर्वस नहीं होना। सेम बात यहाँ पे हमारे बड़े भाई जो उनके पीछे यहाँ सब काम संभालते हैं, आदरणीय राजेंद्र जैन साहब, उन्होंने भी एक बड़े भाई की तरह मुझे समझाया कि गुड्डू भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप आपके काम को जारी रखो, और आप अपने काम को जारी रखोगे, आने वाले टाइम पे पार्टी वापस इस बात का विचार करेगी और जनता के बीच में आप काम सतत करते रहोगे तो आपके साथ में न्याय होगा।
तो बोले आप क्या करना चाहते हो अभी? मैंने कहा भैया मुझे अलग से कार्यालय खोलने की परमिशन चाहिए। मैं जनता की सेवा के लिए, हर बात के लिए, कैसा होता है ना, एक इंसान काम करने के लिए पूरे जनता से अप्रोच नहीं कर सकता, पर पूरी जनता एक जगह अप्रोच कर सकती है आपके पास। तो मुझे तिरुड़ा और गोरेगांव में कार्यालय क्या परमिशन दीजिए पहले तो स्टोरी का। मैंने कहा कार्यालय की परमिशन नहीं, क्या करे थे? ऐसा बोले आपको जनता का काम ही करना है ना, तो जनता के काम करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती गुड्डू भैया। आप बेशक कार्यालय खोलिए और हो सके उतना जनता का संपर्क बनाइए। जो काम आप कर पाए वो आप करना, जो आपसे नहीं बनते वो काम बोलिए, कार्यालय है ही हेड ऑफिस काम करने के लिए। तो इतना अच्छा सहकार्य मेरे नेता आदरणीय राजेंद्र जैन साहब ने मुझे दिया। तो किस तरीके से यानी किस रीति के काम आप करते थे? मैं तो शुरुआत बताता हूँ आपको कहाँ से हुआ था। अब मैं जब कार्यालय तो मैंने ओपन कर दिया, शुरू के 15 दिन में कोई कार्यालय में आने का नहीं, मैं नर्वस हो रहा था कि लोग तो आते ही नहीं। उनको लगा लोगों को कि ये तो हारा हुआ कैंडिडेट है, ये काम कैसे करेगा लोगों के। तो मैं और मेरे साथ मेरे 2 प्रतिनिधि मेरे साथ में थे, उन्होंने मेरा मॉरल को उठाया कि बोले सर आप नर्वस मत होइए, हम कुछ करते हैं, जनता में विश्वास जगने को समय लगेगा, तो कार्यालय में लोग कैसे आएंगे। तो शुरू में मेरे विरोधियों को, मतलब जो बीजेपी के जो चुन के आए नेता, उनको विरोधी बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि चुनाव के खिलाफ लड़ा था मैंने। तो उनको भी लगा कि ऐसे कार्यालय खोलने से कुछ नहीं होगा, लोग क्यों जाएंगे उसके पास, वो नेता थोड़ी है, वो कैसे लोगों का काम करेगा। बट मेरे पीछे एक पार्श्वभूमि थी, वो भूल गए थे। मेरे पीछे पार्श्वभूमि थी, मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता था उसके नेता का बड़ा नाम है, प्रफुल्ल पटेल साहब इस देश के कद्दावर नेताओं में से आते हैं। मेरे पीछे मेरे फादर का एक नेम था, मैं डॉक्टर खुशहाल बुपचे, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, एक्स एमएलए, उनका लड़का था मेरे पीछे। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई राजेंद्र जैन साहब, इनका साथ था। तो ये सब लोग गंभीरता से मेरे पीछे खड़े थे। तो मुझे पता था मैं जिस अधिकारी के पास जाऊंगा मेरा काम वो करना पड़ेगा। मेरा है ना, मेरा व्यक्तिगत काम पर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं आम जनता के काम के लिए जा रहा हूँ। तो ये पार्श्वभूमि रहने की वजह से मुझमें कॉन्फिडेंस था जाने के लिए। तो फिर शुरुआत इसकी ऐसी हुई कि मेरे जो कर्मचारी थे, सॉरी प्रतिनिधि थे, इन्होंने तहसील कार्यालय में जाना चालू किए कि आपके यहाँ पे ग्रामीण वगैरह के लोग आते हैं, उनके काम आप अगर नहीं होते तो क्या करते हो। बोले स्क्रूटनी की फाइल हम सब जगह फेंक देते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट की कमी रहती है। अच्छा वहाँ ऐसा करते हैं आप। सेम हमने तहसील ऑफिस में जाना, पंचायत समिति में जाना, करोड़ की वीडियो साहब के पास, वहां से हमको एक बहुत अच्छा कुल्लू मिला। वहां पे तत्कालीन जो भी के अधिकारी थे उन्होंने हमको सपोर्ट किया, उन्होंने गट्ठे निकाल के दिए हमको। हमने कहा गट्ठे हमको दो, हमने गट्ठों को छांटना चालू किए। किसी भी आदमी का कोई काम है तो किसी का प्रमाण पत्र नहीं है इसलिए कटा हुआ था, किसी का काम एक आधा तलाटी का प्रमाण पत्र नहीं है, किसी का ग्राम सेवक का नहीं है, किसी का उत्पन्न का दाखला नहीं। हमने कहा इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आपने लोगों के काम रोक दिया, आपने उनको फोन क्यों नहीं किया। बोले सर स्टाफ कम है, ये सब काम कौन करेगा। तो शुरुआत हमने यहाँ से की। हमने कहा ये फाइल आप हमको दे सकते हो क्या। ये वैसे मैंने ऑन पेपर मीडिया बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मैंने किया ना, ये वास्तविकता है। तो इसमें अधिकारी की गलती नहीं है। अगर आज वो अधिकारी मुझे मदद नहीं करते तो इतने हजारों लोगों के काम में कर पाता क्या, ये भी तो फैक्ट है। उनको ऐसा लगा कि गुड्डू भैया की नीयत अच्छी है ना, ये काम करना चाहते लोगों के। तो उन्होंने कहा सर हम इकट्ठा ऑफिस में लिया कि परमिशन आपको नहीं दे सकते, पर आपका एक प्रतिनिधि आप यहाँ बिठाते होंगे तो हम ये फाइलें देखने की आपको परमिशन देते हैं, क्योंकि स्क्रूटनी करना पड़ेगा किस फाइल में क्या डॉक्यूमेंट की कमी है। और मेरे प्रतिनिधियों ने भी वो काम चालू किया। मान के चलिए उन्होंने 15 लोगों की लिस्ट निकाली, 15 लोगों की कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल रिजेक्ट हुए थे, वो कौन आदमी है, किस गांव का है, हमने उनको संपर्क किया फोन से। अपने पार्टी के कार्यकर्ता को बताया कि तुम्हारे इस गांव में ये आदमी है, उसका ये काम नहीं हुआ है और वहां पे सिर्फ ये दाखिले की कमी है, उसको कार्यालय भेजो, वो आएगा तो काम उसका हो जाएगा। बढ़िया है, तो अच्छी बात है। और हमने यहाँ से शुरुआत करी और फिर वो लोग हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने अप्रोच किया, अप्रोच करने का उनका काम हो गया। तो ऐसा करते करते आज जिस कार्यालय में एक आदमी आता था 15 दिन तक हम नर्वस थे, दिन में 5 लोग, 3 लोग, 2 लोग आने लगे। और आज ऐसा हो गया हाल कार्यालय का, हमारा कार्यालय का शटर उठने के पहले 10 लोग कभी कभी बाहर खड़े रहते हैं अपना काम की फाइल लेके, कि अब लोगों में विश्वास हम बना पाए कि अपना काम तो होगा तो गुड्डू भैया के ऑफिस में होगा। और आपको बताने में खुशी हो रही मुझे कि इन 3-4 सालों में मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा जिनके मैंने काम किए। कौन से काम की बाद में आपको बताऊंगा, मैं अपने पहले अपन बात तो करेंगे तब। अभी तक कम से कम 10,000 से भी ऊपर लोगों के हमने काम किए। हमने कार्यालय में आने वाले किसी आदमी को ये नहीं पूछा कि तू कौन से पार्टी का है, तू किस नेता को बिलोंग करता है, तेरा धर्म कौन सा है, तेरी जात कौन सी, तेरा पंथ कौन सा है, बस तू यहाँ का नागरिक है और तेरी अड़चन है हमारे कार्यालय में, हम हमारा 100% देके तेरा काम करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं हुआ तो उसके लिए दिलगिरी व्यक्त करेंगे। पर हमारे पास ऐसा अभी तक कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर पाए, क्योंकि सामान्य आदमी का भी होने वाला काम होता है, वो कहीं तो भी
उस काम को फॉलो अप जब नहीं हो पाता करके वो काम रुका रहता है। ऐसे काम करने का प्रयास। मुझे ये बताइए कि इनमें जो काम किए विशेष ऐसा कुछ बड़े काम जो आपने किए होंगे, किसी के व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, ऐसे कुछ बड़े काम जो आपने भी 4 सालों में किए? बड़े छोटे में दोनों आपको बताऊंगा। जैसे एक बड़ा काम जो हमने किया है अभी हमारे यहाँ तिरुला में, तिरुला कोरेगा विधानसभा में ना एक पट्टों का विषय, वन हक के पट्टे होते हैं, मतलब जिसमें 15 साल 20 साल से कई लोग किसान लोग ऐसे जो जगह पे खेती तो करते हैं पर वो जमीन के पट्टे उनके नाम पे नहीं थे। ये 25-25 साल पुराने केसेस थी जो आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया, जिसमें आपने देखा हो कि हमारे तिरुला विधानसभा के आदरणीय विधायक महोदय विजय गौर हंडाले, उन्होंने अभी पट्टे वाटप किए तहसीलदार साहब के साथ मिलकर। तो अब चूंकि विधायक वो है तो उन्हीं के हाथों से वाटप होंगे, मैं तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में बैठा नहीं हूँ, तो मेरे हाथ से कोई पट्टे वाटप हो नहीं सकते। पर उसके पीछे की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो वो कोई भी नेता वहां का होगा, जेपी मेंबर होगा, सभापति होगा या विधायक महोदय होंगे, ये अगर कैमरे के सामने बोल दे कि हमने पट्टे वाटप उनको दिला दिए, पर उनके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। वो लोगों ने अर्जियां 20-20 साल से प्रलंबित थी, वो अर्जियां मेरे पास आई थी उनकी। मैंने उनकी अर्जियों को हर डिपार्टमेंट में फॉलोअप देना पड़ता है, तहसीलदार साहब को देना पड़ता है, एसडीओ साहब को देना पड़ता है, कलेक्ट्रेट में जाएंगे तो डिप्टी कलेक्टर साहब को देना पड़ता है, कलेक्टर साहब को देना पड़ता है। कुछ विषय देवरी प्रकल्प ऑफिस में जाते हैं वहां से। तो इन सब प्रकल्पों को सैंक्शन करते करते जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे लेटर पैड लगे हुए वो फाइलें हैं मेरे पास। मैं अगर ऑन कैमरा मीडिया के सामने अगर बोल रहा हूँ कि वो काम मैंने करा के दिए हैं तो ये मुझे का प्रूफ भी तो देने पड़ेगा ना। तो मेरे पास हर मतलब जो फॉलोअप है, लेटर करस्पॉन्डेंस मेरा संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी वर्ग से हुआ है, उसका मेरे पास पूरा प्रूफ है। तो ये वन हक के पट्टे जो आज लोगों को मिले हैं, ये सही मायने में इसके लिए जो प्रयास जो किया है वो मैंने किया है। मेरे हर जगह पत्र लगे हुए। और भी जो आम लोगों की जो समस्या रहती है, मैं एक आपको प्रश्न ये करना चाहूंगा कि छोटे छोटे जब काम रहते हैं किसानों के और आम जनता के, तो कई जो काम होते हैं शासकीय, आज अपने सरकार सेतु केंद्र से होते हैं, तो यहाँ पे आपने भी अगर सुना होगा और हमें भी कई बार पता चलता है कि 50 रुपए के काम के 500-500 रुपए लेते हैं और इसी रीति से काम होते हैं। तो इस के लिए इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, या इसके बारे में कुछ आप पहल उठाए हो या आगे कुछ करना चाहोगे? जैसा कि मैंने कहा आपको कि हम लोग जैसे तहसील में जा जाके मेरे प्रतिनिधि बात को खोजते थे। मैंने उनको बताया था, मेरे प्रतिनिधि उस तरह से खोजते थे क्योंकि उनको पता है कि हमारा नेता क्या चाहता है। तो कई बार मुझे मेरे पास जैसे मेरे प्रतिनिधि में अगर अभी देखेंगे तो एक साधारण पटले करके मेरे जो पीए है वो है, एक मेरे प्रतिनिधि में एक महिला प्रतिनिधि है सुषमा दीदी हमारे, मेरे प्रतिनिधि में एक अंबुले जी करके है, एक पवन मेश्राम करके है। अभी एक लड़का उसको कई एग्जाम देने थी इसलिए छोड़ के जज गया है, आदित्य मदन करके था, वो भी अच्छा लड़का था। एक लड़का इधर का था तुम्हारे लाखेगांव का लड़का था। तो ऐसे अनेक लड़के मेरे पास काम करते हैं, प्रतिनिधि करके वहां रहते हैं ऑफिस में। तो इन लोगों ने वहां जाके एक नया खोज किया कि सर हम जब तहसील में जाते हैं ना तो वहां पे ऐसे भी लोग आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनाने, बच्चे स्कूल के बच्चे आते हैं या गरीब लोग आते हैं जिनके पास एफिडेविट के लिए 200 रुपये भी नहीं रहते हैं, और वो 200 रुपये के एफिडेविट के लिए उनको या तो वापस जाना पड़ता है, या फिर ऐसे कैसे गरजू बच्चे आते हैं स्कूल के जिनका 500 रुपये नहीं होते, वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए वो लोगों के पैसे नहीं होते, डोमिसाइल बनाने के पैसे नहीं होते। तो क्या इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब क्या करना पड़ेगा इसमें? तो बोले क्या हम सेतु के अंदर ला सकते हैं क्या? मैंने कहा उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो बोले ऐसा ऐसा उसका प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस देखो, अगर ला सकते हो तो हम जरूर लाएंगे। और बोले इससे नाराजगी हो सकती है, बाहर जो सेतु केंद्र में कुछ लोगों के आज बेरोजगार लड़के हमारे भाई लोग हैं, उनका भी घर चलता है उसमें। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम उनका नुकसान नहीं करेंगे, वो भी अपना काम करेंगे, पर जो अति गरजू लोग हैं जिनके पास 500 रुपये भी नहीं है तो वो अपने ऑफिस में आ सकते हैं, वो भी अपना काम करा के जा सकते हैं कि उससे उन छोटे लोगों को सेवा का मौका मिलेगा। तो ये करने के लिए हमने क्योंकि हम जैसे राशन कार्ड भी बनता है या उर्दव कार्ड का काम कराते हैं, हम श्रावण कार्ड का काम कराते हैं, हम संजय गांधी निराधार का काम करते हैं, इन सारे कामों के लिए भी आखिर में एफिडेविट की जरूरत पड़ती है ना, तो इनको सेतु केंद्र में जाना ही पड़ता है उनको। तो हमने कहा अगर जनसेवा का हमने बीड़ा उठाया ही है तो पूरा जड़ से मूल तक पूरा उठा लेते हैं। यानी एक बार कोई भी व्यक्ति हमारे कार्यालय तक आए तो उसको जेरॉक्स के लिए भी, किसी सरकारी फॉर्म के लिए भी और उसको एफिडेविट के लिए भी
किसी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, ये संकल्प के साथ में उतरा पूरा। तो आपने कितने सेतु केंद्र शुरू किए? मैंने 2 सेतु केंद्र के लिए अप्लाई किया। फिर आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब उस टाइम पे थी, उन्होंने मुझे गोरेगांव के लिए एक सेतु केंद्र दिया और तिलोड़ा के लिए दिया। और उनको जब ये मेरा प्रस्ताव गया वहां पे, तो अनेक कलेक्ट्रेट में बैठने वाले अधिकारियों ने अवगत कराया कि मैडम आप बोपचे जी के जो सेतु केंद्र की मांगनी है इसको जल्दी मान्य करिए। वो इसका उपयोग पैसे कमाने के लिए, प्रोफेशनल वे के लिए नहीं करने वाले हैं। बोले वो एक उनका खुद का ऑफिस चलाते हैं जहाँ सामान्य लोगों के काम होते हैं। उनका साथ लेना था। तो उन्होंने जब समझाया मैडम को कि हमारे पास जितना लेटर पैड का बंच यहाँ के स्थानिक विधायकों का आता है उससे डबल बड़ा बोले उनका लेटर का बंच गुड्डू भैया के ऑफिस से आता है। इतना फॉलोअप है उनका, हर काम के लिए पत्र लगाते हैं, हर काम की जानकारी मांगते हैं, उनको अच्छा लगता है ये सब करना। तो बोले अगर सेतु केंद्र उनको अलॉट होते हैं तो इसका फायदा सामान्य जनता के लिए होगा। और उन्होंने मुझे 2 सेतु केंद्र अलॉट किए। एक मेरे भतीजा है गुनेश बोपचे, उनके नाम पे मैंने गोरेगांव में सेतु केंद्र लिया। और एक मेरे कार्यालय के मेरे प्रतिनिधि सदानंद पटले, उनके नाम पे मैंने तिलोड़ा में सेतु केंद्र लिया। तो जो जनसामान्य जो व्यक्ति है, गरीब है, गरजू है, तो ऐसे व्यक्ति का काम आपके सेतु केंद्र में फ्री में या कम पैसे में हो जाता है? हाँ, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है हमको बाहर में, तो जो सीधी केस है वो तो 500 में होती है, पर किसी केस में डॉक्यूमेंट नहीं मिलते तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपने मीडिया ये नहीं बोल सकता कि अधिकारी करप्ट है या वो करप्ट है या ये करप्ट है। तकलीफें होती है डॉक्यूमेंट जमा करने में, ये करने में, और वो बेचारे घूमने में उनका हजारों रुपए निकल जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे आप आ गए, हम अपने पैसे से आपके डॉक्यूमेंट के लिए खोज करने के लिए कलेक्टर जाएंगे, एसडी ऑफिस जाएंगे, वो डिपार्टमेंट जाएंगे, मतलब जहां जहां आपका डॉक्यूमेंट मिल सकता है इसी खोज करने के लिए मेरे प्रतिनिधि मेरी खुद की गाड़ी का पेट्रोल डाल के वो खुद घूमते हैं, ताकि वो एक बार अर्जी देके निकल गया तो अगर कोई डॉक्यूमेंट उनसे चाहिए उसके लिए उनको बुलाते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नहीं बुलाते। उनका काम होने के बाद उनको फोन करके बताते हैं कि आपका काम हो गया है, आप आ जाइए और यहाँ से अपना करके जाइए। तो मतलब अगर 500 रुपये का काम है तो मेरे यहाँ जो गवर्नमेंट की जो फीस है 50 रुपये 60 रुपये जो भी होगी बस उतनी फीस ली जाती है कास्ट डोमिसाइल के लिए। और अगर आप कोई भी एफिडेविट बनाते तो बाहर 150-200 रुपये जो भी चार्ज किया जाता होगा, मुझे नहीं पता कितना किया जाता है, पर मेरे ऑफिस में गवर्नमेंट की फीस जो 30 रुपीज है वो 30 रुपीज ही चार्ज किया जाता है और वो उतने में उनका काम किया जाता है। तो मुझे बताइए, जो आपका स्टाफ है या आपके प्रतिनिधि है, फिर इनका खर्चा कैसे क्या आप मैनेज कर पाते हो? इनका सबका खर्चा मैं खुद मेरे घर से जो मैंने वहां से मैं उनका सैलरी देता हूँ सबका। यानी आज के तारीख में आप समझ सकते हैं कि 2 ऑफिस का अगर मुझे ऑफिस चलाना है, दोनों ऑफिस का रेंट कितना होगा, दोनों ऑफिस में अगर इलेक्ट्रिसिटी है और दिन भर कंप्यूटर ऑन रहता है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता होगा, फैन अगर 3-4 चलते होंगे तो कितना आता होगा, समर के 4 महीने में कूलर चलता है जनता की सेवा के लिए तो उसका इलेक्ट्रिक बिल कितना आता होगा। अभी इतने सब काम होते हैं तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट में कितना खर्चा आता होगा, और बाकी फिर इनकी मेरे बच्चों की सैलरी का कितना जाता होगा, 7 कर्मचारियों का सैलरी में जाता होगा। और मैं वहाँ पे किचन चलाता हूँ कि लोग अगर आते हैं तो उनको आते वक्त हम सबसे पहले ऐसा नहीं कि आ जाओ तुम्हारा काम क्या है, सबसे पहले पूछा जाता है उनको कि आप किस गांव से आए, पहले आप बैठिए शांति से, आप पानी पीजिए, आप चाय पीजिए और उसके बाद हाँ आराम से बताइए आपका विषय क्या है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं हमको तो आपसे काम नहीं है, गुड्डू भैया कहाँ है, हम उनसे बताएंगे, उनसे बात करेंगे। तो हमारे जो प्रतिनिधि उनको बताते हैं गुड्डू भैया अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मिल जाता हूँ, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अगर मैं फील्ड में हूँ, कार्यक्रम में हूँ, तो फिर वो उनको बताते कि भैया आ जाएंगे शाम तक, लेकिन आप अपना काम बताइए, आपका काम हो जाएगा प्रमाणिकता से। जो मेरे प्रतिनिधि है वो एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे वहाँ पे, वो मेरे प्रतिनिधि ऐसे ही काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं जैसे वो गुड्डू है बात कर रहे हैं उनसे, इस बात का एहसास दिलाते हैं उनको। तो हम लोग उनसे ये लिमिटेड इसमें काम कर देते हैं तो लोग खुश है वहाँ पे बहुत ज्यादा। तो जब जनता के आप इतने अच्छे काम करते हो तो अभी आपको जनता का प्रतिशत कैसे मिल रहा है, इसके ऊपर क्या बोलूंगे आप? बहुत अच्छा प्रतिशत मिलता है। मतलब पहले मुझे लोग बोलते थे जब शुरुआत में मैंने ऑफिस डाला कि बोले कि ये सब काम करने से कुछ नहीं होता, चुनाव में टाइम तो आखिर में पैसा इस काम करता है, चुनाव में तो पैसा ही लगता है। ये लोग गलत फहमियाँ मेरे दिमाग में डालने का प्रयास कर रहे थे, पर एक्चुअली आपको बताता हूँ मैं मन से इतना खुश हूँ कि आज गांव में आपको पता है कि हमारे गोंदिया भंडारा जिले में सांस्कृतिक प्रोग्राम होते दिवाली के पहले से लेकर दिवाली के बाद तक के, चाहे ड्रामा हो, डंडा हो, नाटक हो, तमाशे हो, शंकर फोटो, बच्चों की क्रिकेट ट्रॉफियाँ हो या अनेक कार्यक्रम, किसी भी टाइप के कार्यक्रम गाँव ग्रामीण में होते हैं। इन कार्यक्रमों में मुझे हर गाँव में इन्वाइट किया जाता है, मैं हर गाँव में जाता हूँ तो मुझे बहुत प्रेम मिलता है। तो ये सब इसलिए हो पाया है संभव क्योंकि लोगों को
मेरा एक काम करने का स्टाइल अच्छा लगा और लोग ये काम करने की वजह से मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अभी राजनीति से ऊपर उठ के लोग गुड्डू बुपचे इस नाम को मानने लगे हैं। मतलब मेरे बाबूजी भी मुझे कभी बोलते हैं कि पहले तेरे को लोग डॉक्टर बुपचे साहब का लड़का करके जानते थे, ये लेकिन मैं आज गर्व से बोल सकता हूँ गुड्डू कि तुझे डॉक्टर बुपचे का लड़का करके सिर्फ नहीं जानते, उसके अलावा लोग बोलते कि ये गुड्डू बुपचे जा रहा है, ये गुड्डू बुपचे लोगों के काम करता है। अच्छा, काम भी कौन से? सामान्य लोगों के बहुत सामान्य काम जो उनके लिए बहुत बड़े असामान्य है, पर हमारे लेवल पे बहुत सामान्य काम है, हम आराम से कर सकते हैं अगर हमारी नियत काम करने की हो तो। लोगों का राशन कार्ड का काम, लोगों का घरकुल का अगर बन गया तो घरकुल का पेमेंट क्यों नहीं आया, अगर आधा उसको अगर राशन कार्ड बन गया तो प्राधान्य कुटुंब में गया कि नहीं गया है, अगर प्राधान्य कुटुंब में गया है तो प्राधान्य कुटुंब का राशन उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे बुजुर्ग है कोई, उनको वृद्धाप कार्ड, श्रावण बाल का उनका कार्ड बनाने को बना, अगर घरकुल का है, अगर वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो उनको रमाई के माध्यम से कैसा मिलेगा घरकुल, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। अगर वो अनुसूचित जमात से आता है, एसटी समाज से आता है तो शबरी से कैसे मिलेगा उनको, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। तुम्हारा अगर कोई हमारी बहन विधवा हो गई है तो हम उनको संध्या का निराधार कैसे डालते आएगा, किसी गाँव में एक्सीडेंट हो गया है, बिजली गिरा घर के कोई मर गया है तो एक्सीडेंट की अगर किसान की डेथ होती तो स्वामी गोपनाथ मुंडे अपघात योजना में कैसा बैठेगा, नहीं बैठेगा तो कैसा बैठा सकते हैं उसको, हम उसका प्रयास करते हैं। तो ऐसे अनेक काम हैं, ये छोटे छोटे काम हैं, पर ये करने का हम प्रयास वहां से ऑफिस से करते हैं और लोग इससे काफी खुश हैं। यानी अभी मेरा सौभाग्य ऐसा है कि 10,000 से भी ऊपर लोगों के हम काम कर चुके हैं। इसका मतलब हमने लोगों का दिल जीत लिए हैं और लोगों को इस बात का एहसास दिला चुके हैं हम कि अगर तुम्हारे सामान्य काम कैसे कराने हैं तो उसके लिए आप गुड्डू भैया के ऑफिस में जाओ, वहां तुम्हारा काम प्रामाणिकता से हो जाएगा। आपको वहां ये कोई नहीं बोलेगा गुड्डू भैया नहीं है तो तुम परसों आओ या नरसों आओ, गुड्डू भैया रहे या मत रहे, उनकी प्रतिनिधि वहां रहते हैं और वो हमारी आवाज को सुनते हैं। तो दर्शकों, आज आप काफी चर्चा हम रविकांत गुड्डू बुपचे से कर चुके हैं। तो इन सारी बातों से साबित ये होता है कि अगर आपका वजूद है तो आप बिना पद के भी मजबूत हो, तो जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। ये बात इनके जीवन से और इनके काम से दिखाई देती है। तो दर्शकों, अगली मुलाकात में हम जानेंगे कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, आगे वो विधानसभा लड़ेंगे या लोकसभा लड़ेंगे और आगे की पूरी उनकी योजना क्या है, ये सारी बातें हम अगली मुलाकात में जानेंगे। तो मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए सत्यवचन न्यूज को देखते रहिए, तब तक के नमस्कार। अभी अपन क्या करेंगे, अगली बार ऐसा मेमोरी में